नमस्कार मित्रों, कहानी संसार में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी कठपुतलियाँ। ये कहानी पढ़ते वक्त दोस्तों मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गीत याद हो आया। वैजंती माला जी पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म कठपुतली का है, जिसके बोल हैं, बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। तो दोस्तों, मनीषा जी की जब कहानी मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे इसी गीत के बोलों को अपनी कहानी में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरो दिया हो। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। सुगना जब कोठरी के अंदर बाहर जाती, दरवाजे के पीछे लटकी कठपुतलियाँ उससे टकरा जाती, उसे रोकती अपनी कजरारी तीखी फटी फटी आँखों से। चमाचम गोटे के लहंगों वाली रानियाँ, नर्तकियाँ और अंगरखे साफे वाले आके बांके राजा महाराजा और घोड़े पर सवार सेनापति, ढोलकी वाला विदूषक और सारंगी वाली उसकी साथिन, दीवाना मंजनू और नकाब वाली उसकी लैला। कभी सुगना उदास होती तो इन कठपुतलियों का एक साथ ढेर बनाकर ताक पर रख देती और सांकल लगाकर गुदड़ी पर ढह जाती। कभी गुस्सा होती तो जोर से झंझोड़ देती सबके धागे। कुछ मटक जाती, एक दूसरे में अटक जाती। किसी नर्तकी की गर्दन उसी के हाथों में उलझ जाती। कोई राजा डोर से टूट मुंह के बल गिरा होता। ढीठ मालिन टोकरी समेत उसके ऊपर प्यार आता तो उनके धागे सुलझाती, टूटे जेवर ठीक करती, उधड़े गोटे झालर सीती या नए कपड़े बनाती। कभी कभी वह अपने हाथ पैर देखती तो उसे लगता उनमें भी एक अदृश्य डोर बंधी है। उसे महसूस होता कि ये जो वक्त है ना, 9 से 4 बजे का, वह 2 प्रस्तुतियों के बीच पर्दा डाल के मंच के पीछे लटका दी गई कठपुतली के आराम का समय है। अब होती है कुछ दीवानी कठपुतलियाँ, देह के साथ साथ मन भी पसारने वाली। वह भी वैसी ही एक बावरी कठपुतली है जो डोरों से मन को विलग कर नया खेल रचती है। सूत्रधार की समझ से परे का खेल, कुछ मौलिक कुछ अलग, जो जीवन का विस्तार दे, जिसमें उसकी अलग भूमिका हो। इंतज़ार करती बीवी, बच्चे पालती माँ से एकदम अलग, अपनी देह गंध से बौराती, अपने मन से संसर्ग का साथी चुनती एक आदिम औरत किसी भूमिका। वह इन अनचाहे रिश्तों के डोरों से उलझकर थक गई है। ये रिश्ते जो उसके खून तक के नहीं हैं, उसके खून के रिश्ते तो कहीं दूर छिटक कर गिर गए हैं। छुटका भाई याद आता, किसी और ड्योढ़ी नाते बैठी माँ याद आती, ऐसी ड्योढ़ी जहाँ से उसे कभी कोई बुलावा नहीं आने वाला। बापू होता तो उसकी कोई तीज यूँ सासरे में बीतती। कितना हंसी थी उसकी सहेलियाँ जब उन्हें पता चला था कि उसका ब्याह गांव-गांव जाकर स्कूलों, मेलों और त्योहारों, शादी ब्याह में कठपुतली का खेल दिखाने वाले के साथ तय हुआ है। तुझे भी नचाएगा वो लंगड़ा कठपुतली बनाकर, कहकर उसकी पक्की सहेली रुनकी हंसते हंसते रो पड़ी थी। बापू तो कहीं और बात तय कर गए थे। वो जोगिंदर था, 10वीं फेल था, जीन्स की पैंट और लाल कमीज पहनता और धूप का चश्मा लगाता। सब जोगी कहते, पर उनके आँख मूंदते ही लेन देन की बात पर बाई ने 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता टूट गया
तो जहन में गूंजता नाम भी पीछे छूट गया। 13 साल की सुगना बाई का ब्याह 30 बरस के अपाहिज और विधुर कठपुतली वाले राम किशन से हो गया। सुगना के सपने में पैर कटी कठपुतलियाँ आने लगीं। बापू के मरने के 2 साल के अंदर ही उसकी बाई खुद जाके पास के गांव के एक खेती किसानी करने वाले दूसरी जात के आदमी के घर नाते बैठ गई थी और अपने संबंध की जल्दी में सुगना का गौना 15 साल की होने से पहले ही कर दिया। बिना सगुन साथ लगभग खाली हाथ भेज दिया सासरे। जमीन घर सब बेच के छुटके को लेकर वह चली गई। घूंघटे में से ऊंट गाड़ी से उतरकर चलते हुए रामकिशन को देखा था। बलिष्ठ देह के होते हुए भी एक पैर पोलियो की मार ने पतला कर दिया था, सो एक हाथ घोड़े पे टिका के हचक हचक कर चलता था। यूं साइकिल भी चला लेता था। एक पैर से तेज तेज पैडल मारता, दूसरा पैर सहारे के लिए दूसरे पैडल पर बस जरा सा टिकाता। यह छोटा पैर दूसरे पैडल तक पहुंचता भी नहीं था, पर साइकिल की गति में कमी नहीं आती। 15 बरस की सुगना, 7 और 4 बरस के बंसी और नंदू, जिनकी माँ वो बन गई थी। तोते की तरह माँ बाई रटते नंदू बंसी। वह सोचती कि वो और उसका छोटा भाई तो बाई के सगे बालक थे। जब वो बाई के आगे पीछे माएँ या बाई कहते हुए घूमते तो बाई कितना रीस जाती, चिल्लाती। चुप! सगुना खींचती नहीं थी, पर सुनती भी नहीं थी। वह सोचती कि यह मुझे नहीं, बादलों के पार जाके बसी अपनी माँ को पुकारते हैं अभागे। सहज और अनुभवी राम किशन ने कोई जल्दबाजी नहीं की इस उन्मुक्त आत्मा को बांधने में। राम किशन कठपुतलियों के डोरे कसने में माहिर था, पर यह कठपुतली तो अद्भुत ही थी। दिन भर तो सोती, रात में भी 8 बजे ही सो जाती। रीत के चलते 7-8 दिन तो सास ने घर का काम संभाला। 9वें दिन मेहंदी फीकी होते ही सास चली गई अपनी ठाणी पे। सुगना पर पूरी गृहस्थी का भार आ पड़ा। किसी तरह वह कच्चा पक्का खाना बनाती, हाथ जलाती, छाछ ढोलती, साबुन 2 दिन में ख़त्म कर डालती। टाबरों को देर में चाय मिलती तो स्कूल छूट जाता। राम किशन ने धैर्य नहीं खोया, खुद जल्दी उठकर आधे काम निपटा देता। दोनों टाबरों को स्कूल छोड़कर अपना खाना बांध के नई कठपुतलियों के सुलझे डोर साइकिल में लटकाता और लंगड़ाते हुए साइकिल पर उचक के बैठता और 9 बजे किसी गांव में, मेले में या फिर सम की ढाणी में टूरिस्टों के डेरों की राह लेता। सुगना की हंसी बहुत मोहक थी। उसकी हंसी को डस लिया था शतरंज के घोड़े की तरह टेढ़ी चाल चलने वाले सर्प ने। सुगना अपने आप में एक प्राकृतिक मरुस्थलीय सौंदर्य से भरा पूरा दृश्य थी। रेतीले धारों से उठती ढहती देह की लहरें, लंबी कद काठी, सुता हुआ पेट, उस पर गहरे कुएं सी नाभि, मीलों दूर से सिर पर एक के ऊपर एक 3 गगरिया उठाकर लाने के अभ्यास से चाल की धज देखते बनती थी। लंबी पतली आँखों में काजल की खिंची हुई लकीर जहाँ जाकर ख़त्म होती थी, वहीं टिके थे गोदने के 3 नीले बिंदु। रूखे भूरे केशों में लगी चमकीली रंगीन चिमटियाँ, आगे के बालों में चोटी में गूंथा गया लाख का बोरला, पीछे चोटी में गिलट की चेन और घुंघरू वाली चोटी पिन। कस के बांधे बालों को भी उड़ा लिए जाती थी मरुधरा की बावरी हवा। चेहरे पर आ जाते बाल वह खींच जाती।
बात देह की ही तो नहीं थी, मन भी उसका हरा भरा नखलिस्तान था। कम बोलती, हंसती ज़्यादा। अतिरिक्त संवेदना उसके मन को आर्द्र करती थी, इसलिए बात बात पर आंसू की झड़ी लग जाती। इसी अतिरिक्त संवेदना के चलते वह रूंखड़ों, पंछियों और डांगरों से बातें करती। उसे चिड़ियों की आवाज़ पार्श्व का स्वर नहीं लगती थी, दृश्य का मुख्य स्वर लगती थी, और वह जब तब इस लोक से कट जाती। आकाश के रंग देख वह भूल जाती कि वह धरती पर खड़ी है। घर उसे काटने को दौड़ता। वह हर 2 मिनट में खुले की ओर भागती, कोठरी और रसोई से निकलकर। घर की रसोई से भला उसे घर के आंगन में लगा इकलौता खेजड़े का पेड़ लगता। वह आटे की परात, काचरियों, फलियों और हरी साग और दरांती लेकर वह पेड़ के नीचे बने इस चौतरे पर आ बैठती और खाना बनाने की पूरी तैयारी यहीं करती। लगन के तुरंत बाद मेहंदी छूटते ही पहला जो काम उसने किया वह यही था कि एक पक्की एक कच्ची कोठरी वाले घर के आंगन में लगे इस खेजड़े के पेड़ को चारों तरफ भाटे लगाकर चूना गारा थोप कर ऊपर से लीप कर उसने गोल सुगढ़ चौतरा बना लिया था। खेजड़े पर पंछी आते तो वह खुश हो जाती। मटके के टूटे पेंदे में पानी भर के टांग दिया था खेजड़े की एक डाली पर प्यासे पंछियों के लिए। मुट्ठी भर बाजरा आंगन में बिखेर देती तो वे चहचहाते हुए नीचे उतर आते। बंसी का बापू हंस दिया था उसकी इस हरकत पर। तब उसने उसकी तरफ पहली बार घूंघट हटाकर उसकी ओर देखकर हंसकर कहा था, इस घर को अपना बना रही हूँ। उसी रात उसने अपना आप बिना नखरों के उस 30 बरस के मनख को सौंप दिया था। सुगना बहुत डरपोक थी। वह माँ बनने से डरती थी। उसकी चिंता का समाधान रामकिशन ने कर दिया था। बंसी की पहली माँ के सामने ही ढाणी में जैसलमेर के डाकदर नरस आए थे। कैंप लगा था। जिसके 2-2 टाबर थे सबकी नसबंदी कर दी, जोर जबर करके, पुलिस का डर दिखा के। और आप? हाँ, पर डाकदर साहब कहते थे कि ऑपरेशन उलट भी सकता है। ना, मत उलटवाना। बंसी नंदू हैं तो बच्चे 2 ही अच्छे। सुगना हंसी तो उसकी नाभि में एक गहरा भंवर पड़ गया। सुगना और रामकिशन की गृहस्थी पटरी पर आ गई थी। रामकिशन गांव-गांव भटकता, तब कहीं गृहस्थी का और बालकों के स्कूल का खर्चा चलता। उसे ऐसा लगता जैसे वह काठ की पुतली बन गई है और अदृश्य डोरे रामकिशन ने सुगढ़ता से बिना उसे महसूस करवाए बांध ही दिए हैं। गृहस्थी के कामों को अब वह एक लय में कर डालती है। वह अब छाछ कम ढोलती, हाथ कम जलाती, साबुन बचा बचा कर इस्तेमाल करती। धरती की बहुमूल्य देन से विहीन इस गांव में आकर पानी के छपाकों से मुंह धोने की आदत छोड़ दी। बूंद बूंद पानी बचाती। टाबर माएँ बुलाते तो बिना चिहुके यंत्रवत समझ लेती। टाबरों को समय पर बाजरे के रोट और गुड़ का नाश्ता करा, उनके दिन का खाना कागज में लपेट कर स्कूल का बस्ता थमा कर वह घर से भेजती और किवाड़ मूंदती तो ऐसा लगता कि अब जाके उसके डोरे ढीले हो गए हैं। अब सुगना नाम की कठपुतली के शांत लटके रहने का समय है, 2 प्रस्तुतियों के बीच का समय। वह धम्म से गुदड़ी पर सुन्न होकर पड़ जाती, अपने वजूद को, अपनी देह को हाथ से टटोलती, सोचती समझती लेकिन समझ नहीं आता। रात के सुहाने पर जाकर उफन पड़ी थी वह कि रामकिशन एकदम कुंठित हो गया और छिटक गया उससे दूर। पहले
देह जब शांत नदी सी पड़ी रहती थी तो वह मीलों तैर जाता था। अब वह नैसर्गिक आकांक्षाओं से भरपूर नदी में बदल जाती है और इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रसन्न प्रछन्न क्षमताओं से परिपूर्ण होकर बहती है, प्रबल प्रगल्भ। तो रामकिशन के लिए मुश्किल हो जाता है इस उफनती नदी को बाहों में भरकर तैरना। बहुत डरपोक थी सुगना, इस बात से भी डर गई। उसने खुद को काट कर लिया। अब रामकिशन चाहे जैसे नचाए, वह जब तृप्ति की डकार लेता तो वह जूठन के इधर उधर गिरे टुकड़े समेट भूखी उठ जाती। फिर भी जिंदगी तो चल ही रही थी। रामकिशन अपने कर्तव्यों से कहीं पीछे ना हटा। ना सुगना ही ने हार मानी। बंसी नंदू उसे सगी माँ से ज़्यादा चाहने लगे थे। सब कुछ ठीक ही चलता तो कठपुतली वाले रामकिशन की लुगाई सुगना की कहानी 4 दिशाओं में क्यों भागती। धाणी धोरे टाबरों और सासरे वालों के चलते सुगना यूं अकेली पड़ जाती। वो गई ही क्यों कुलधरा के उन खंडहर मकानों और मंदिरों की तरफ। उस दिन भी टाबर स्कूल भेजकर सुगना धम्म से कठपुतलियों वाले कोने में गुदड़ियों के ढेर पर ढह गई थी। ऊपर कठपुतलियां हिलती डुलती लटकती रहीं। इन कठपुतलियों का पहरा नहीं मानती वह। बाकी वक्त तो एक पहरा सा वह स्वयं पर महसूस करती ही थी। उसे लगता कि उसकी आत्मा तक पर कुछ जोड़ी आंखें गड़ी हैं। लेकिन यहाँ इस कोने में कठपुतलियों की फटी फटी कई जोड़ी आँखों से स्वयं को ढक कर वह अपनी कांचली ढीली करती और देह के इस स्वस्थ मरुस्थल के बियावा धोरों की लहरों पर आँख मूंद कर भटकती, अजीब अजीब सपने देखती। जब आँख खुलती तो धूप आंगन के बीचों बीच खड़ी उसे पुकार रही होती। बींदड़ी पानी धापुरी बाई। उस दिन उसे देर लग गई किवाड़ खोलने में, कांचली के उलझी डोरी सुलझा कर कसते कसते। आँख लग गई थी मासा, आज तो पानी खत्म। गैला हो गया रामकिशन जो इस जोबन की मारी को ब्याह लाया। दिन चढ़े कोठरी बंद कर पता नहीं क्या करती है। एक वो थी कौसल्या, 5 बजे ही 3 कोस दूर पानी के लिए निकल जाती। बुढ़िया की गालियाँ खाती वह इडोणी चरूरी मटका लेकर अकेली भागी, पानी मिलने के अनजान लक्ष्य की तरफ। अपनी ढाणी का कुआं और ट्यूबवेल तो पिछले बरस ही सूख चुका था। पास की ढाणी में लगा सरकारी नल कब से बंद हो गया होगा। वह भागी पिछले दिन जहाँ धापू उसे साथ लेकर पानी लेने गई थी, कुलधरा के खंडहरों की तरफ, उस सूनी बावड़ी की दिशा में। पानी से छल छल करती उस 4 मील दूर की बावड़ी की तरफ तो मुसीबत आने पर ही गांव की कोई ही लुगाई जाती है, वो भी इतनी धूप चढ़े तो कोई नहीं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा वह हड़बड़ाती हुई बावड़ी पर पहुंची। दोनों चरू चरी मटका भर लिए। ठंडा पानी देख नहा लेने का मन हो आया। 3 दिन हो गए थे नहाए। रामकिशन तो बहुत कहा सुनी होने पर 7 दिन में एक बार रात के बचे 2 लोटे पानी से नहाता है। कहता है, सुगनी पानी मत ढोलते ज़्यादा, यहाँ हमारी ढाणी में रेत से ही इंसान का रिवाज है। बताया ना, सुगनी बहुत डरपोक है, बात बात पर ठंडा पसीना बहाती है। सर पर साएं साएं करते बड़ के पेड़ और उसकी लटकती जटाओं से डर गई। जैसे तैसे लुगड़ा हटाकर लहंगा और कुर्ती पहने पहने एक चरू अपने ऊपर उल्टा और नहा ली। पानी पर पड़ते अपने हिलते डुलते प्रतिबिंब को देखकर उसे मालन कठपुतली याद आई। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली,
चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। रामचंद्र उस शोक कठपुतली को नचाता हुआ बड़ी सुरीली तान में गाता है। वह भी गुनगुनाने लगी। प्रतिबिंब फिर हिला। उजाले में अपनी देह देखे बरसों बरस हो गए। घाघरा ऊंचा कर पैर देखे, गेहुआ पैर, सुनहरे रों वाली पिंडलियाँ, पानी की धाराओं से टपकती देह को सुखाने पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर बैठ गई। पल भी तो न बीता था कि धप से पीठ पीछे कोई गिरा। सुगनी की चीख हलक में, डाकी बंदर है कि कोई भूत। उसका कलेजा छाती फाड़ कर बाहर ही आने को था। ओ लखे कोनी कई, मतलब पहचानती नहीं है क्या? मनक मानस की भारी आवाज़ सुन सुगना ने झट गीला घूंघट काढ़ लिया। कौन? ए सुगना, भूल गी कै? जोगी, जोगिंदर। अब वह उठ खड़ी हुई, हठात घूंघट हटा दिया। वही जीन्स का पैंट, गोरा चेहरा, बलिष्ठ बाजू। यहाँ अंग्रेजों को कुलधारा दिखाने लाना था ना? गाइड की लाइन पकड़ ली है। जैसलमेर किला में अपना ऑफिस है। दूर से पहचान लिया था मैंने, पर तूने नहीं पहचाना है? सुगना ने मुंडी हिला दी। भीगी हुई देह पर चिपके लुगड़े को बार बार खींच रही थी। और घर में सब ठीक, टाबर टूबर? उसकी देह पर बार बार तितली सी जा बैठती नज़र को हटाकर मुंह फेर कर औपचारिक हो गया जोगी। हाँ, तू नहीं बदली, वैसीच है। मैं, सुगना ने ध्यान से जोगी को देखा। गबरू, एक ही शब्द निकलकर आत्मा पर जा बिंधा। वह उठ गई और चरू मटका उठाने के लिए हल्का घूंघट खींच सर पर इडोणी रखकर जोगी को उठवाने के लिए इशारा किया। जोगी ने मटका, कलसी और चरू सुगना के सिर पर चढ़ा इडोनी पर आहिस्ता से एक एक कर रखे। वह नाक ते घूंघट निकाले, पलके झुकाए, एक सुनिश्चित ताल में लहराती सीढ़ियाँ चढ़ गई। जोगी हतप्रभ देखता रह गया। रेतीले टीबों वाला छोटा रास्ता पकड़ने को उसके पैर जितना जल्दी चलना चाहते, मन उतना पीछे को लौटता। बाई, गाली गलौज के साथ झगड़ी ना होती, लेन देन की बात पर जोगी का बाप ना अटका होता तो जोगी उसका पति होता। उसकी पक्की सहेली रुनकी ने कहा तो था, सुगनी, मैंने सुना राम किशन ने 2000 उल्टे तेरी बाई के ही हाथ पे रखे हैं। तभी तो जोगी जैसा बांका जवान छुड़ा के लंगड़ा राम किशन। उसे स्वयं पर गुस्सा आया। विरोध क्यों नहीं किया माँ का? काठ की पुतली ही रही रे तू सुगनी। अंग्रेजों को बस में बिठा के मिलता हूँ। वह पीछे दौड़कर आया। सुगना का चेहरा तटस्थता से पथरीला हो रहा था। वह कुछ नहीं बोली तो नहीं ही बोली, बस एक नज़र भर उस ओर देखा और गहरी सांस ली। जोगी की आँखों की परिधियों से कोई जंगल शुरू हो रहा था। एक छवि उभरी, किराए की तलवार लटकाए, मोड़े बांधकर घोड़े पे बैठा जोगी, या फिर दूध हल्दी भरी परात में अंगूठी खोजते 2 जोड़ी हाथ, उसके घूंघट पर पड़ती उस उदाम पौरुष की छां। पुराने तेल पिए काले काठ के पलंग पर रेशमी बिछौना, आले में रखा दिया, बालों भरी छाती जो उसकी सफ़ेद कमीज के खुले बटन से झांकती बस अभी देखी है। रेगिस्तान की जलती रेत पर 3 गागर उठाए चल रही थी वह, और मन की केसरिया क्यारियों में अपूर्ण इच्छाओं के जामुनी फूल एक एक कर खिले जा रहे थे। चांदनी बिछ गई थी पैरों में, सर पर जैसे बादल रखे थे। उसकी देह
अपने ही पसीने से लथपथ हो गई थी, आधा कोस चलकर ही। अचानक पश्चिम की तरफ से आसमान का कोना धुंधलाया। उसी कोने की धरा से रेत ऊपर को उठी, मानो नीले आसमान ने जबरन धरा को बाजुओं में भरना चाहा हो और महज गुबार हाथ आए हों। जब वह बाबड़ी से चली थी तो आंधी के कोई आसार नहीं थे। साफ आसमान से देह को झुलसाती धूप बरस रही थी। हवाओं की चीख से रेत में जाने कहाँ जड़ धसाए खड़े खेजड़े के पेड़ कांपे। कुलधरा गांव के दूर तक फैले खंडहरों के पत्थर तक सहम गए। बौरा गई थी हवा। बगुले ही बगुले गोल गोल चक्कर काटते। धापू सही कहती थी, ये जगह भुतहा है। आंखें किरकिरी, फिर चेहरा, होंठ, यहाँ तक कि सांसें और भीगी हुई जुबान तक किरकिरा गईं। सुगना एक ठूंठ से खेजड़े के नीचे ठिठक गई। चरू कलशी नीचे मोटे भाटे के सहारे टिका दिए। सर से लुगड़ा उखड़ कर फड़फड़ाने लगा। कुर्ती कांचली में अटका छोर छूट गया। बस घाघरे में अटका छोर छुड़ा पाता तो यह लुगड़ा तेज हवाओं के साथ कहीं परदेस ही जा उड़ता। गुलाबी छीट का लुगड़ा, किसी मोमल यका या किसी मारू का। उसने उसे खींच कर मुँह पर लपेट लिया। पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई। सामने वाले धोरे से 2 ऊंट वाले आनन फानन में उतर रहे थे। सुगना ने मुंह फेर लिया। एक भेड़ चराने वाला किशोर चरवाहा उसी के पास आ खड़ा हुआ। उसकी भेड़ के पास गोल झुंड बनाकर गोले के केंद्रों में मेमनों को रख मुंह छिपाकर अनुशासित हो बैठ गई। तेज चक्रवात से रेत की लहरों में हुई उथल पुथल में ना जाने कितने रेतीले रेंगने वाले जानवर निकलकर लंबी घास की तरफ भागे। एक टेढ़ा मेढ़ा रेंगने वाला लहरा कर चलता रेत का पीला सर्प भेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ा। भेड़ों का शांत झुंड उठकर मिमियाने लगा। किशोर चरवाहा आंधी में ही अपनी भेड़ों को पुकारता इधर उधर भागने लगा। वे दोनों ऊंट वाले न केवल उस मासूम पर हंसने लगे, उसे लेकर भी अश्लील बातें करने लगे। वह स्तब्ध खड़ी थी, बुरी तरह आशंकित। अचानक 2 बाजुओं ने उसे खींचकर उसे पेड़ से दूर किया। वह पीला सर्प खेजड़े की डाल पर अटका हुआ लटक रहा था। उसकी चीख निकल गई। चलो यहाँ से। धुंधलके में उसने देखा जोगी था। जोगी? पर कहाँ? कहीं भी नहीं। आंधी थमते ही घर का रास्ता लेना है। अरे, गैली हुई है क्या? इन ऊंट वाले स्मगलरों के साथ यहाँ अकेली तूफान में क्या करेगी? वह उसके चरी मटके उठाकर चलता गया। सुगना पीछे पीछे। अनजान पगडंडियों पर चलते चलत वे ढेर सारे नीम के पेड़ों से ढके सुनसान पड़े एक भैरू बाबा जी के मंदिर के खंडहर तक पहुँचे। यह जगह ठीक है सुगना, चल यहीं इंतजार करें आंधी थमने का। वह उसका हाथ थाम ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं अंग्रेज़ों को बस में बिठा ही रहा था कि आंधी शुरू। मैं समझ गया कि तू फंसी होगी इस पीली आंधी में। सुगना की सांस अब तक तेज चल रही थी। जोगी की आँखों का जंगल करवटें ले रहा था। जहाँ घनी लताएं थी, बहता पानी था, भागते कस्तूरी मृग थे। एक अपनी खुशबू थी जंगल की। भूख जाग आई थी। सुबह से खाया ही क्या था। पास के झाड़ से टिमरू तोड़ने लगी। जोगी तूफान से नीचे गिर पड़े शहद के छत्ते की तरफ बढ़ा। मक्खियाँ अब तक भिनभिना रही थीं। ए, मत खाइए जंगली फल, ले यह शहद। जोगी के हाथ में एक टूटे छत्ते का खोखल था जिसमें शहद टपक रहा था। खा ना ये,
वनमाखी का काढ़ा हुआ नीम का शहद है। वनमाखी जितना तेज काटती है उतना मीठा शहद बनाती है, पर यह मीठा शहद पीछे से एक तीतापन छोड़ जाता है। आंधी तो रुक गई थी, मगर शहद और तुलसी दोनों के मिश्रित स्वाद के लालच की एक ही डोर से दोनों बंधे रह गए। सुगना के अंदर की कठपुतली सांस लेने लगी थी। जोगी ने वह छत्ते का टूटा खोखला हाथ से ऊंचा किया और सुगना के सूखे होठों पर शहद की टपकती धार डालने लगा। उसके होंठ शहद से भीग गए थे। खोखल से शहद जगह जगह से टपक रहा था। चेहरा, गर्दन, कांचली के गले की काट का वह छोर, जहाँ से फिर जंगल। जोगी बेशर्मी से हंसने लगा। शहद का छत्ता, एक घना जंगल, गले में किरकिराती रेत, अनगिनत पगडंडियाँ, घने जंगल में छिपा झरना। खुलकर भूख लगी थी, फिर टिमरू तोड़ के खा लिए सुगना ने पास की झाड़ से। जहरीले थे या वे नहीं जंगली फल, नशीले जरूर थे। सुगना का होश खोने लगा। उसके बिवाई फटे पैर के अंगूठे को चूम ही रहा था जोगी कि उसे जोर की उबकाई आई। जोगी ने घबरा कर उसके गले में अपनी 2 उंगलियां डाल उल्टी करवा दी। मना किया था ना, टिमरू, जंगली टिमरू में फ़र्क होता है। तुझे घिन नहीं आती? कभी पैर का अंगूठा, कभी मेरी उल्टी। तुझसे सुग, तू तो केवड़े का झड़ है, कंटीला मगर महकता हुआ सुगंध से। एक बार सुगनी, बस गलती हो गई कि तुझे भगा के नहीं ले जा सकता। अब तुझे नहीं छोड़ना है। क्यों? तेरा भी तो ब्याह गौना हुआ है, मैंने सुना। वो अपनी जगह रहे सासरे में, तुझे जैसलमेर रखूँगा। कस के घने बालों वाली छाती से उसे चिपकाता रहा जोगी, जिसकी छाती के बालों के डंक पूरी देह पर लेकर लौटी थी सुगना। शहद और डंक, दंश की एक तीक्ष्णता देह दुखा रही थी। वही शहद का तीतापन दंश लगे हिस्सों पर जलन पैदा कर रहा था। जब वह घर पहुंची, रास्ता ढूंढती हुई और रेत से किरकिराता हुआ पानी मटकों में लेकर, तो बहुत देर हो चुकी थी। सांझ ढलने को आई थी। दोनों टाबर बस्ता बाहर ही छोड़कर भूखे प्यासे रेत में खेल रहे थे। उसे देखते ही बाई कहकर लिपट गए। साइकिल बाहर खड़ी थी, जिसके हैंडल में उलझी हुई रेत भरी कठपुतलियाँ यूं ही लटकी हुई थीं। उन्हें उतार कर कोठरी तक में नहीं रखा गया था। रामकिशन आंगन के चूल्हे से जूझता हुआ हांडी में बाजरे की राबड़ी पका रहा था। बहुत ठंडी आवाज़ और लाल आँखों से उसने पूछा, कहाँ रह गई थी? कुलधरा की तरफ पानी लेने गई थी। रास्ते में तूफान आ गया, फिर रास्ता भी भूल गई। सच में ही तूफान आ गया और रास्ता भूल गई? उसके कहे में सच में व्यंग था या सुगना ही दूसरा व्यंजित अर्थ पकड़ रही थी? कुलधरा, वो भुतैली भावड़ी, पागल हुई क्या? किसने बताया तुझे उधर का रास्ता? धापू, धापू, वाह हरी धापू की बहना, किस तूफान में फंस गई जाके तू? फिर व्यंग। सुगना का मन हल्के हल्के कांप रहा था। किसी ने देखा क्या? इसको कुछ कहा क्या? रामकिशन की अप्रत्याशित चुप्पी या फिर व्यंग से सने 2-1 वाक्य सुनते सहते स्वयं को भुलाकर उसने आंधी से बिखरा पूरा घर बुहारा, समेटा। भीतर से वह अपने आप को भी समेटने का असफल प्रयत्न कर रही थी। रात को टाबरों को खाट पे सुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने को हुई तो देखा जहाँ जहाँ शहद गिरा था वहाँ वहाँ कुर्ती का रंग उड़ गया था। कांख चिपचिपा रही थी, कान तक के अंदर चिपचिप।
3-4 लोटे पानी के भी कम थे उस चिपचिपाहट के लिए। इतना पानी क्यों ढोल रही है? रेत ही तो है, कीचड़ कादा थोड़े है। अपनी सूखी ओढ़नी से ही अच्छी तरह से कान के अंदर तक पहुँचकर आंगन की लालटेन धीमी कर, कोठरी के आले में रखा दिया बुझाकर, दरवाज़ों की दरारों में कपड़े ठूस कर वह राम किशन की बगल में जमीन पर बिछी गुदड़ी पर जा लेटी। तमाम व्यंग वाणों के बीच भी राम किशन का नीचे बिस्तर बिछाना उसे समझ नहीं आया। जब टाबरों को ऊपर प्यार से सुला राम किशन नीचे उसकी गुदड़ी बिछाकर लेटता है तो उसका मंतव्य सुगना तुरंत समझ जाती है। उस रात राम किशन उसके प्रति निर्मम था। उसी दौरान 2 जोड़ी शहद के रंग की आँखें और मुड़ी हुई पलकों की वह अधखुली चिलमन उस पर बिना झपे तारी ना हो गई होती तो वह उस एक जंगल से कैसे गुजरती। ना गुजरती उस जंगल से तो यह सरासर बलात्कार होता। सह गई वह राम किशन की सारी निर्ममता, अपने भीतर करवटें लेते जंगल के चलते। उसने कब देखा था घनेरा जंगल? बस मीलों मील फैले मरुस्थल देखे थे। पीली और काली आंधियों में भी उन पर टिके पुराने खंडहर जैसे तैसे सांस लेते थे और इन खंडहरों में लटके वनमाखी के मीठे शहद भरे छत्ते। मीठा तो होता है इसका शहद, पर तीतापन पीछे छोड़ जाता है, यही कहता था ना जोगीड़ा। राम किशन का गांव-गांव जाकर कठपुतली का खेल दिखाना नहीं रुका, कुलधरा से उसका पानी लाना नहीं रुका। जोगी का विदेशी और देशी टूरिस्टों को कुलधरा रोज लाना कैसे रुकता? कुलधरा के रहस्यमय खंडहर अंग्रेज हैरानी से देखते, कैसे पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। जलते चूल्हे, चलती चक्कियां छोड़, दरवाजे खुले छोड़, अनाज भरे कुठार यूं के यूं छोड़ गांव का गांव गायब हो गया। कहाँ? पता नहीं। बहुत रहस्यमय है जैसलमेर जिले का यह कुलधरा गांव। जोगी टूटी फूटी अंग्रेजी और पर्यटन विभाग के छपे पन्नों से उन्हें बताता, सर लुक हियर मैडम, दोज विलेजर्स वर राजपूत वॉरियर्स। One day suddenly they left the village in some condition same as you are looking here. जल्दी ही गर्भवती होने का एहसास चींटियों सा उसे काटने लगा था। राम किशन के पार्श्व में लेटे हुए उसे लगता गर्म रेत पर लेटी है वह। देह के आकार का वाष्प और तरल भरा गड्ढा भर है वह। पंडित का फिक्रा गूंजा, विधवा गांभड़ ऋतुमती औरतां, छोड़ी हुई लुगायां, हवन सु आप ही उठ के चली जावो, बुरा मत मानजो सा, भगवान री बनाई रीत है। आरती में कोई भेदभाव नहीं, आरती के टेम वापस आ सको, अपनी अपनी श्रद्धा सु भेंट चढ़ा सको। अनवरत चल रही आहूतियों के यज्ञ में पति के वामांग बैठी सुगना ठिठकी। सुगना के पेट में चक्रवात उठा। राम किशन ने मासूम मगर धारदार होने की हद तक ईमानदार बड़ी बड़ी आँखों से प्रश्न किया और पैर के अंगूठे से उसकी जांघों को कुरेद कर पूछा, क्या हुआ? वह ढीठ बन गई और राम किशन के बलिष्ठ हाथ पर अपना हाथ रखकर यज्ञ में आहूतियाँ दे आई। बाबा रामदेव जी के मंदिर की ही बात है वह यज्ञ। बाबा रामदेव जी का मेला भरा था। मन्नत पूरी हुई थी राम किशन की। राम किशन को जयपुर के एक लोक कला केंद्र में कठपुतली के खेल दिखाने वाले की स्थायी सरकारी नौकरी मिल गई थी। वह गांव छोड़ के जाने का मन बना चुका था। सुगना की आत्मा कटघरे में खड़ी थी, अपने आप से दरियाफ्त करती हुई। सुन्न चेतना क्या उत्तर देती।
हालातों की क्या समीक्षा करती। जोगी का कई दिनों से कुछ पता नहीं था। वह कई बार कुलधरा जाकर खाली हाथ लौट आई। चींटियों का कोई एक गहरा बिल खुल गया था, कहीं कच्ची पोली निष्ठा में। वे दिन रात उसकी आत्मा और देह पर रेंगा करती। क्या उत्तर देगी पति को? तीसरा महीना चढ़ गया है। कैसा आलस घेरता है आजकल उसे। जरा चलकर थक जाती है। मन कहीं गहरे गर्त में डूब गया है जाके, पर देह यंत्रवत लगी रहती है काम में। जो खाती वह तुरंत उलट देती। पड़ोसन धापू कुछ कुछ समझ रही थी, कुछ रामकिशन भी। दोनों के दोनों उसकी तुलना में अनुभवी। तो ये तूफान था, ऐसी गैल भूल गई थी तू। धापू, अच्छा कुलधरा के खंडहरों वाली बावड़ी का रास्ता बताया तूने। अब तू ही इसे इसकी माँ के घर पटक आ। इस ढोलकी का अब मैं क्या करूं? वहाँ कौन बैठा है इसका? तेरा ही बच्चा है ये। कभी परेशान खराब हो जाते हैं। इसके मायके में कौन है अब? माँ तो खुद नाते बैठी है किसी के। कहाँ जाएगी रामकिशन ये? इसे भी बैठा दे नाते किसी के। कहना रख लें बच्चे समेत। बोल दे इसे कि चली जाए उसके पास जिससे ये ढोल गले में बंधा के लाई है। ये कौवे और कोयल वाली कहानी खेलने को रामकिशन कठपुतली वाले का ही घर बचा था रांड। लंगड़ा कर वह घिसटा सुगना की तरफ। हाथ भी उठे रामकिशन के सुगना की पीठ पर बरसने को, पर अगले पल ही गिर गए। साले रामकिशन लंगड़े, तू आग नहीं बुझा सका इस रांड की। कहकर रामकिशन क्रोध में मेड़ की झरती दीवार पर अपना हाथ मारने लगा। आँख से आंसू बहते थे, मुंह से लार। बात छिपी नहीं, ससुराल की ढाणी तक पहुंची। वहां आकर बवंडर उठा दिया सास ने। सुगना कहती रही यह बच्चा रामकिशन का ही है। तो जाति के पंचों को इकट्ठा करके अग्नि परीक्षा की बात करने लगी सास। रामकिशन जितना चाहता था कि यह मामला तूल न पकड़े, उतनी ही बात घर से बाहर आग की तरह फैल गई थी। किसी का भी हो, चाहे सुगना के गर्भ का बच्चा, वह सुगना को नहीं छोड़ सकता। यह निश्चित था कि बच्चा उसका नहीं है, लेकिन कठपुतली नचाते नचाते रामकिशन जान गया था कि उसकी यह जो मायाविनी जीवंत कठपुतली है सुगना, वह मुक्त भी है, अनुरक्त भी। उसमें त्याग भी है, मोह भी। ना सही सती धर्म, लेकिन सेवा है, सहिष्णुता है उसमें। जीवन है, जीवन की हलचल है, मादकता है तो अथाह ममता भी। वह अंत तक कहता रहा, बाई रहने दे, मेरा घर उजड़ जाएगा दूसरी बार। पर सास अडिग थी अग्नि परीक्षा को लेकर। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों के अंदरूनी हिस्से में, जहाँ जातिगत पंचायत ही समस्त कानून व्यवस्था का काम करती है, वहाँ पुलिस या घरेलू अदालत का क्या काम? समाज को इकट्ठा कर अग्नि परीक्षा का यह प्रपंच सास के इशारों पर था। रामकिशन कठपुतली वाला तो आज स्वयं कठपुतली था। सास चाहती थी कि फैसले के बाद ही रामकिशन नौकरी पर जाए। टाबरों की चिंता ना करे, वह संभाल लेगी। ऐसी कौन सी रूपसी है सुगना, छोड़ देना। मर्द है, नाते रख लेना किसी को। बस उस रांड के प्रेमी का पता चल जाए, उससे धरवाएंगे हरजाना पूरे 4000। फैसला होने तक सुगना को पंचायत के एक झोपड़े में अकेले रहना था 3 दिन। शायद पश्चाताप के लिए या ठंडे दिमाग से बिना किसी प्रभाव के अपने निर्णय पर सोचने के लिए। दिन में तो धापू खाना रख जाती,
रात को वह उपवास रखती, मटके का ठंडा पानी पीती। दिन भर जैसे वह सुन्न सी पालथी मार बैठी रहती, वैसे ही गर्भ का पंछी भी शांत रहता। लेकिन झोपड़े में रात का अंधेरा जब गहरा और नीरव हो जाता और फूस के फर्श पर खेस बिछाकर लेटे हुए उसकी चेतना जाग उठती, तो गर्भ में वह नन्हा चूजा हल्के हल्के पंख फड़फड़ाता। एक नन्ही बच्ची की तमन्ना हौले से जागती। फिर उसे राम किशन की नई रची कहानी की कठपुतलियाँ याद आती जो उसने बनाई थीं। जेल में पड़ी देवकी और जोगमाया की कठपुतलियाँ। कितना भोला चेहरा जोगमाया का। रात की नीरवता में बाहर और भीतर के स्पंद और सजग हो जाते। कभी दूर कहीं झाड़ी में मादा गोंडावण की चूजों को दी गई पुचकार भरी झिड़की तक सुनाई देती, तो कभी विषधर की सरसराहट स्पष्ट सुनाई देती और रोंगटे खड़े हो जाते। दूर कहीं किसी ढाणी में रात्रि उत्सव में बजती थालियां और अलगोजे की टेर यूं लगती जैसे पास से आ रही हो। रात की सूक्ष्मग्राही निस्तब्धता में उसका यह पहला परिचय था। वह रात भर जाग कर सब कुछ सुनती। शराब पीकर लौटे गांव के छोरों का शोर, किसी आवारा बंजारन की कामुक हंसी, सियारों की होंक। नवंबर माह की फीकी सी सुबह थी। झोपड़े के बाहर सारा ढोली समाज इकट्ठा था। धापू उसके साथ थी। वह हैरान रह गई जब धापू ने बताया कि जोगी भी भीड़ में खड़ा है। उसने एक छेद से झांका। पति की आहत नज़र, प्रेमी का भयभीत चेहरा, नंदू बंसी के कुम्हलाए बदन, ससुराल के लोगों की हिकारत भरी मुद्राएं, कुतूहल से तमाशा देखते, कानाफूसियाँ करते, मजाक उड़ाते उसकी ही जाति के लोग लुगाई। धापुड़ी जाके कह दे उस जोगी को भाग जाए यहाँ से। किसी को अंदाज भी पड़ गया तो हर जाने की बात तो है ही, कूट भी डालेंगे उसे मेरे सासरे वाले। फैसला जो होना हो। वह लगातार यही कहेगी कि बच्चा राम किशन का ही है और किसी का हो ही नहीं सकता। सुगना की आंख फिर एक छेद से होकर जोगी पर जा टिकी। वह ढीठ तो धापू के साथ इधर ही आ रहा था और राम किशन आशंकित हो लगातार उस जोगी को घूरे जा रहा है। माजरा समझ रहा है क्या? यहाँ से चला जो जोगीड़ा, उसने जोगी के भारी पैरों की आहट सुनते ही झोपड़ी के अंदर से ही खड़े होने की कोशिश में देह के बोझ तले डूबते हुए कहा, तू बैठ जा, अभी थक जाएगी। पंच मशवरा कर रहे हैं कि अग्नि परीक्षा कैसे लें। जोगी तू बाहर ही रुक। धापू ने उसके साथ भीतर आते जोगी को हाथ से ठेल दिया। सुगना सुन, मैं हरजाने के 4,000 लाया हूँ। 2,000 में छीनी थी ना तू मुझसे उसने, मैं दुगना हरजाना भरूंगा। उसे बोल, छाती ठोक के कह दे कि बच्चा तेरा मेरा है। कोई ज़रूरत नहीं गरम तेल में हाथ डालने की या गरम ईंट पकड़ने की। ये पंच अपना फ़ायदा देखते हैं ऐसी चीज़ों में। औरत का चरित्र खराब निकले तो भी पंचों की चांदी, ना निकले तो भी उनकी चांदी। दोनों तरफ का पैसा उनको तो मिलता ही है। वह दरवाजे पर मुंह रख फुसफुसाया। सुगना का मुंह कसैला हो गया। वह कुछ नहीं बोली, पर जोगी, वह तो तन मन धन का जोखिम उठाकर उसे लेने आया है। ना सही धर्म, पर उसका राग बंधा था सुगना से। वह फिर तड़फड़ाएगा। बाहर फटफटी खड़ी है रोड पे, चुपचाप बाहर आ जा। झोपड़ी के पीछे लंबी घास है, छिप कर पहुँच रोड पे। सुगना, ए सुगनी, क्या कहती है? क्या कहेगी पंचों से? हाँ, जाके तू अपना काम देख। मुझे जो कहना है होगा कह दूंगी। अच्छा तो यह है कि राम किशन और उसके घर वाले तुझे पहचाने, उससे पहले ही चला जा।
मैं नहीं डरता उस लंगड़े और उसके घर वालों से, अब भी कह रहा हूँ। जोगी तू जा, देख पंच तैयार खड़े हैं फैसले के लिए। सुगनी मत पकड़ना रे गरम ईंट, फफोले तो पड़ेंगे ही, चाहे तो तू सही हो के गलत। चीखते जोगी को धापू ने दूर तक ढकेल दिया। इतनी बड़ी बातें बता रहा है, अब तक कहाँ था रे तू? अरे गाइड हूँ आज यहाँ, तो कल टूरिस्ट जहाँ ले जावें उसके साथ। तभी बंसी भागता हुआ आया। बाई तू हमारे साथ चल ना, नंदू तो खाना नहीं खाता, तेरे बिना रोता रहता है। एक माँ भगवान ने छीनी, अब ये दूसरी, ये रांड दादी, इसी की करतूत है। बापू तो तुझे चाहता है बाई, रात को रोता था दादी के आगे। सुगना ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। बाई देखना इधर, ये बापू ने भेजा है, तेल है ये, कब्रों पर उगने वाले ग्वारपाठे और रेत की छिपकली का तेल। मल ले हाथ पे, हाथ नहीं जलेगा ना फफोले होंगे। परसों 4 घंटे साइकिल चलाकर सीमा पार के नज़दीक डटे हुए गाड़ियाँ लोहारों से लाया है बापू। लंबी शीशी के मुंह से ठुसा कपड़ा खोल के ढेर सारा भूरा बदबूदार तेल सुगना की दोनों हथेलियों पर मलने लगा 12 बरस का किशोर बंसी। आंधी में अपनी भेड़ें टेरता वो चरवाहा याद आ गया। यही कातरता थी स्वर में। सुगना की आंख भर आई। पंचों ने आवाज लगाई। गर्भ भार से क्लांत पीले चेहरे वाली सुगना को देख राम किशन सिसक उठा। सास उसे लानत भेजती रही। पंचों ने सुगना को गर्म ईंट पकड़ाने में पहले दरियाफ्त किया। सुगना बाई कठपुतली वाले राम किशन के घर वालों का कहना है कि यह बच्चा उसका नहीं है। तुम क्या कहती हो? यह बच्चा बंसी का ही भाई या बहन है। मुझे बंसी के बापू के साथ ही रहना है, और आप ही कहो क्या कहूँ? सुगना ने दम बटोर कर कहा। राम किशन ने गहरी सांस ली। जोगी ने सर को झटका दिया और बड़बड़ाता हुआ बड़े बड़े डग भरता हुआ पीछे को चला गया, जहाँ उसकी काली राजदूत फटफटी खड़ी थी सुगना को ले जाने के लिए। कहो कि मैंने जो कुछ कहा वह सच है, मुझे मंजूर है अग्नि परीक्षा। सुगना बाई, यह अग्नि परीक्षा औरत की मर्जी से ही ली जाती है, एक पंच बोला। बाई, अब नहीं करनी अग्नि परीक्षा, मैं मानता हूँ यह बच्चा मेरा ही होगा। राम किशन बीच में आ खड़ा हुआ। चुप कर रे राम किसना, ऑपरेशन के बाद कोई बच्चा होता है? अग्नि परीक्षा तो होने दे। हाथ पे फफोले पड़ें तो इसके मायके वाले या इसके प्रेमी या तो इसे ले जाएं या 4000 जुर्माना दें। सास ने राम किशन को यूं धकियाया कि वह गिरते गिरते बचा। तो मंजूर है सुगना बाई? सुगना ने उत्तर में तेल मले हाथ आगे कर दिए। एक पंच ने पान का एक एक पत्ता उन नाजुक हथेलियों पर रखा और उन पर लाल गर्म ईंट रख दी गई। 1, 2, 3 पूरे 7 मिनट। 8वें मिनट पर ईंट जमीन पर फेंक कर सुगना नीचे बैठकर उल्टियां करने लगी। पान का पत्ता जल कर काला हो गया था। पास पड़ी पानी की बाल्टी में 5 मिनट डुबोकर हथेलियां ऊपर उठा दी उसने। फफोले नहीं पड़े थे, पर हथेलियां ताजी रची मेहंदी की तरह लाल सुर्ख थीं। रेत का गुबार उड़ाती भीड़ शोर के साथ लौटने लगी। पंच फटकार रहे थे सास को। बाई बाई करके नंदू और बंसी आकर उसकी पीठ से चिपक गए। धीरे धीरे हचक कर चलता हुआ राम किशन उसकी ओर बढ़ रहा था। रोड पर रफ्तार से जाती फटफटी की आवाज़ सुगना के कानों में देर तक गूंजती रही। मित्रों, कहानी आपको पसंद आई ना? सचमुच
कहानी बहुत ही अच्छी है और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।